General Science, Standard 7. First chapter, The Living World, Adaptation and Classification. Hello friends. Yesterday we learned about the diversity of plants and animals. We saw that different varieties of animals and plants are found on the earth. Then we saw the definition of adaptation. Adaptation means the change in the body parts and behavior of organisms. Adaptation means the change in the body parts and behavior of organisms which help them to adjust to their surroundings. As we saw earlier, there are two types of living things: plant and animals. Like that, there are two types of adaptations: adaptation in plants and adaptation in animals. Then we saw various types of adaptations. In plants, from that we learned about the adaptation in aquatic plants. These are the characteristics of aquatic plants. Now, today we are going to learn about the adaptation in desert plants. Adaptation in desert plants. Here they are giving us one activity. यहाँ इन्होंने आपको एक एक्टिविटी दी हुई है. हम उस एक्टिविटी को देखते हैं. Take two potted plants, one a cactus and other a leafy plant. आपको क्या करना है? आपको दो छोटे छोटे गमले लेने हैं. एक गमले में आपको कैक्टस का यानी कि कैक्टस यानी जो नागफनी का वृक्ष होता है, नागफनी का जो पौधा होता है उसे कैक्टस कहते हैं. किताब में यहाँ पे आपको चित्र बना के दिया हुआ है. ये है कैक्टस. नागफनी जो कि डेजर्ट प्लांट है और हमेशा मरुस्थलीय प्रदेश, डेजर्ट प्लांट्स मतलब मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाले प्लांट्स, वनस्पतियाँ. तो ये मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाली वनस्पति है. तो आपने दो पौधे लेने हैं, एक कैक्टस का और दूसरा कोई भी, आपको जो भी अच्छा लगे ऐसा वाला आप कोई भी एक प्लांट ले सकते हो, पौधा ले सकते हो. और इन दोनों पौधों को के ऊपर इन दोनों पौधों को आपको प्लास्टिक बैग से कवर करना है. टाई प्लास्टिक बैग्स loosely around the leaves of these plants and keep them in sunlight for early in the morning. इन्हें प्लास्टिक बैग से हल्का सा कवर करना है इनके पत्तों को, और इसे आपको सुबह से कहाँ रख देना है? धूप में रख देना है, सनलाइट में रख देना है. इन द आफ्टरनून, कुछ समय के बाद, ब्रिंग दो स्पॉट्स इनटू द क्लासरूम. अब क्लासरूम में तो नहीं रखोगे आप, अब अभी आप घर पे हो तो आप घर के अंदर लेकर आओगे. एंड ऑब्जर्व देम. अब आपने इन पॉट्स को ऑब्जर्व करना है. काफ़ी समय तक सनलाइट में रखने के बाद ये प्लास्टिक से कवर किए हुए प्लांट्स हम छाँव में लेके आएंगे, डार्क शेड में लेके आएंगे. क्या दिखेगा आपको? व्हाट विल यू ऑब्जर्व हियर? यहाँ हम देखेंगे कि जो कैक्टस का पौधा था, उस कैक्टस के पौधे पर लगे प्लास्टिक पर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया है. ऐसा क्यों हुआ है? और जो दूसरा पौधा है
उस पर भी पानी जमा हुआ है, लेकिन कम मात्रा में जमा हुआ है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि जितने भी वनस्पतियाँ होती हैं, ये वनस्पतियाँ बाष्पीभवन की क्रिया करती हैं। मतलब उनके अंदर जो भी पानी है वो पानी भाप के ज़रिए, तेज़ धूप में भाप के ज़रिए निकल जाता है, बाष्पीभवन हो जाता है उनके अंदर के पानी, जमा पानी का। और इस बाष्पीभवन की क्रिया में उनको मदद करता है उनके पत्ते, लीफ। अब बाष्पीभवन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवैपोरेशन। यहाँ जो कैक्टस का पौधा है, ये कैक्टस का पौधा मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाला पौधा है। और इस पौधे में की विशेषता ये है कि जो मरुस्थलीय प्रदेश होता है वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, दूर दूर तक पानी नहीं होता, बरसात भी बहुत कम प्रमाण में होती है, कभी कभी तो बरसात होती भी नहीं है। कम पानी वाला प्रदेश है ये, मरुस्थलीय प्रदेश है। रेत ही रेत पाई जाती है, सूखा होता है यहाँ पर तो फिर भी यहाँ पर कुछ पौधे, कुछ वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती है, जीवित रह सकती है। तो ऐसे प्रदेश में जीवित रहने के लिए उन वनस्पतियों ने अपने शरीर में कुछ मॉडिफिकेशंस किए हुए हैं, कुछ बदलाव किए हुए हैं। इसी प्रकार का बदलाव कैक्टस के वनस्पति में पाया जाता है। क्या बदलाव पाया जाता है वो हमको देखना है। यहाँ पर ये जो कैक्टस का पौधा होता है, इस कैक्टस के पौधे में बाकी के पौधों की तरह बड़े बड़े पत्ते, हरे भरे पत्ते नहीं पाए जाते। बाकी के पौधों में जो हरे भरे पत्ते पाए जाते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं मोटाई में, और उनके का जो आकार है वो आपके खुली हथेली की तरह फैला हुआ होता है, जिसके कारण उनमें पाए जाने वाला अतिरिक्त पानी बाष्पीभवन की क्रिया यानी कि इवैपोरेशन से उड़ जाता है। अब यहाँ पर कैक्टस में इस प्रकार से पानी उड़ जाने की क्रिया या इवैपोरेशन होना उस पौधे के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये पौधा ऐसे प्रदेश में पाया जाता है जहाँ पर पानी ही नहीं है। तो इसीलिए इस पौधे में एक विशेष मॉडिफिकेशन, एक विशेष बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है? तो या तो इस पौधे में, इस कैक्टस के पौधे में, नागफनी के पौधे में पत्ते होते ही नहीं हैं, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें पत्ते होते ही नहीं हैं, या तो इनके पत्ते स्मॉल नीडल्स की तरह या थॉर्न की तरह मॉडिफाइड हो जाते हैं, बदल जाते हैं, नीडल्स में या थॉर्न में मॉडिफाइड हो जाते हैं। यानी कि अगर आपने नागफनी का पौधा देखा हो तो आपको दिखाई देगा कि इस नागफनी के पौधे में, वनस्पति में बहुत सारे कांटे होते हैं। तो ये कांटे एग्जैक्टली क्या होते हैं? ये कांटे होते हैं इस पौधे के पत्ते, जिनका मॉडिफिकेशन किस में हो गया है? नीडल में, नीडल जैसे थॉर्न्स में हो गया है, कांटों में हुआ है। ये लीफ जो है वो थॉर्न बन गए हैं, कांटे बन गए हैं। हम पढ़ते एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। Desert plants are either leafless or their leaves are like small needles. Small needles, छोटे सुई की तरह, or have been modified into thorns. Thorns का मतलब क्या है? कांटा। या तो वो किस में मॉडिफाई हो जाते हैं? कांटे में मॉडिफाई हो जाते हैं, कांटे में उनका बदलाव हो जाता है। As a result, they lose very little water by evaporation, जिसकी वजह से वो बहुत ही कम पानी, लिटिल वाटर, इवेपरेट करते हैं। इवेपरेशन मैंने आपको बताया, बाष्पीभवन, बाष्प हो जाना, भाप बन जाना। छोटे आकार की वजह से इसके अंदर पाया जाने वाला पानी बहुत कम प्रमाण में भाप बन के उड़ जाता है और
ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसके अंदर जमा रहता है। बाकी के पौधों की तरह ये पौधे नहीं होते। इनमें एक ख़ास विशेषता ये भी है कि इनकी जो स्टेम्स है यानी कि इनके जो तने हैं, ये तने क्या करते हैं, अब लीफ का काम करते हैं। ये तने खाना जमा करना और पानी जमा करने का काम करते हैं, स्टोर वाटर एंड फूड एंड इज देयरफॉर दे बिकम फ्लैशी मतलब मोटे, और जिसमें बहुत ज़्यादा पल्प होता है, बहुत ज़्यादा मांस होता है, ऐसे फ्लैशी हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत पानी और खाना जमा रहता है। द स्टेम्स आर, इसकी और एक खासियत ये है कि द स्टेम्स आर ग्रीन। आप जो नागफनी का पौधा देखते हो और उस पौधे में जो आपको इस शेप के जो पत्ते दिखाई देते हैं जिन पे कांटे लगे हुए होते हैं, ये पत्ते नहीं हैं। पत्ते तो क्या बन गए थे, पत्ते तो कांटे बन गए थे। तो ये जो हरे रंग का पत्ते के आकार का है वो क्या है, वो एक्चुअली इस पौधे का स्टेम है, यानी कि तना है। इस तने का रंग हरा है, ग्रीन है, इसलिए ये तना क्या करता है, ये स्टेम क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स में पाया जाने वाला ग्रीन कलर क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल होता है उसका रंग हरा होता है, ग्रीन होता है, इसीलिए जो प्लांट्स हैं उनका कलर भी ग्रीन हो जाता है। तो ये जो क्लोरोफिल है जो प्लांट्स में पाया जाता है, वो क्लोरोफिल वाटर और एयर में पाए जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी हेल्प से सनलाइट में ये जो प्लांट्स हैं ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। और ये जो ग्लूकोज बनता है, ये ग्लूकोज ये प्लांट्स अपने लिए खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना है ना, पहले भी आपने पढ़ा होगा कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। उसे कहते हैं ऑटोट्रोपिक। तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और इसीलिए उनको फोटोसिंथेसिस इस प्रोसेस को करके क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्लोरोफिल का यूज़ करके वो अपना खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर कैक्टस जो है उसके स्टेम का जो कलर है वही ग्रीन है, इसलिए ये स्टेम क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है और खाना बना के लेता है, अपना खाना जो है वो तैयार करता है। ये देखो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, यहाँ पर सनलाइट है, ये सन की लाइट यहाँ से जाती है, ये पौधे पे गिरती है, किसी प्लांट्स पे गिरती है, और प्लांट्स में जो ग्रीन कलर के जो लीव्स है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्लोरोफिल सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करता है। इसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। इसके बाद इसके जो रूट्स होते हैं, ये रूट्स भी the roots penetrate deep into the soil. Soil मतलब मिट्टी, penetrate मतलब घुस जाना। इनके जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन में, मिट्टी में अंदर तक, नीचे तक घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पानी चाहिए होता है।
सर्च ऑफ वाटर, वो बहुत नीचे तक पानी की खोज में अंदर तक घुस जाते हैं और पानी ढूंढते हैं। इसके अलावा इनके जो स्टेम्स है, इन स्टेम्स पर आपको वैक्सी लेयर दिखाई देगा। वैक्सी लेयर होता है, थिक वैक्सी लेयर, जिसकी वजह से ये चिकने दिखते हैं, चमकीले दिखते हैं और इनके अंदर जो पानी है वो इवेपोरेट ना हो, इसलिए ये वैक्सी लेयर इनको हेल्प करता है। देखिए ये है आपका डेजर्ट प्लांट्स, कैक्टस, नागफनी। ये देखिए, मैं थोड़ा चित्र बढ़ा के दिखा रही हूँ आपको। आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस वनस्पति में ये जो कैक्टस का मैंने आपको उदाहरण दिखाया है, इस उदाहरण में देखोगे आप कि बहुत सारे कांटे दिख रहे हैं। हमने पहले ही देखा था ये कांटे क्या है एक्चुअली, ये इस कैक्टस के लीफ है, लीव्स है जो मॉडिफाई हो चुके हैं नीडल शेप थॉर्न में। ये देखिए, ये भी कैक्टस है। आप देख सकते हो दूर दूर तक बहुत सूखा है और ऐसे में ये हरे भरे पौधे दिखाई देंगे आपको। ये कुछ टाइप्स है कैक्टस के। यहाँ पर इधर आप देखोगे ये एलोवेरा है। एलोवेरा जो है आपके आजकल सबके घरों में इसका पौधा पाया जाता है, जिसे मराठी में कोरफड़ कहते हैं। एलोवेरा एक औषधि वनस्पति है। बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। Characteristics of desert plants. First, desert plants are either leafless, लीफ नहीं होते उनको, और their leaves are modified into small needles like thorn. Second, stems are fleshy because they stores water and food. Third point, stems are green because they perform photosynthesis in the absence of leaves. Fourth point, roots are penetrate deep into the soil in search of water. डेजर्ट रीजन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन। स्नोई रीजन में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट प्लांट्स में देखा हमने कि वहाँ पर पानी नहीं था। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ है, यानी इनकी मुसीबत और इनकी मुश्किलें अलग हैं। यहाँ पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनकी प्रॉब्लम्स अलग है, तो उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए इन यहाँ की जो प्लांट्स हैं उन्होंने अपने बॉडी में, अपने शेप में कुछ मॉडिफिकेशंस किए हुए। यहाँ पर पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं जैसे कि देवदार ट्री और पाइन ट्री, और कश्मीर में हमारे यहाँ पर चिनार के वृक्ष पाए जाते हैं, चिनार ट्रीज पाई जाती है। या ये जो प्लांट्स है इनकी स्पेशलिटी ये है, इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है स्पेशल, वो ये है कि इनका शेप कोनिकल होता है, यानी कि कोन की तरह होता है, कोनिकल शेप। जैसे कि आइसक्रीम का कोन होता है ट्रायंगल शेप में, वैसे कोन के जैसा इसका शेप होता है ऐसे। और इस कोनिकल शेप में पाया जाने वाला जो ये तो इसकी विशेषता है कि इसका आकार कोनिकल शेप का है। देखिए आप इधर भी दिख रहा है आपको, कोनिकल शेप है। और इसके जो ब्रांचेस होते हैं वो ब्रांचेस जो है वो स्लोपिंग होते हैं,
स्लोपी मतलब तिरछे। इसके जो ब्रांचेस होते हैं वो ब्रांचेस स्लोपी होते हैं। इस स्पेशल और ख़ास बॉडी शेप की वजह से, आकार की वजह से, यहाँ पर अगर बहुत तेज़ बर्फ़ भी गिर गई तो भी वो बर्फ़ इन प्लांट्स के ऊपर, इन ट्रीज़ के ऊपर जमा नहीं होती, नीचे गिर जाती है बिकॉज ऑफ देयर कोनिकल शेप, बिकॉज दे आर हैविंग कोनिकल शेप। और ये जो पौधे हैं वो उस ठंड से और बर्फ़ से बच जाते हैं। चलिए आइए एक एक करके पढ़ते हैं। प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन मेनली इंक्लूड कॉनिफर्स लाइक देवदार एंड पाइन। देवदार और पाइन जैसे यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। दीज ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप। कॉनिकल इन शेप मैंने बताया आपको, कोन की जैसा शेप होता है। ड्यू टू देयर स्लोपिंग ब्रांचेस। कॉनिकल शेप क्यों होता है इनका? क्योंकि इनके ब्रांचेस कैसे होते हैं? स्लोपी होते हैं। इस प्रकार से स्लोप में होते हैं, तिरछे होते हैं। इन हेवी स्नोफॉल, तेज बर्फ की वृष्टि, बर्फ की बरसात, एंड एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ठंड। इन द हेवी स्नोफॉल एंड एक्सट्रीम कोल्ड इन दिस रीजन, their conical shape prevents them, उनको बचाते हैं। कोनिकल शेप की वजह से वो बच जाते हैं। किससे? दिस रीजन their conical shape prevents the snow from accumulating on the tree। ट्री पर स्नो, बर्फ accumulate ना हो, जमा ना हो, इस दुविधा से, इस प्रॉब्लम से ये कोनिकल शेप इनको बचाता है। बात समझ में आ रही है आपको? इन ट्रीज़ के कोनिकल शेप की वजह से इन ट्रीज़ पर जो बर्फ़ है वो बर्फ़ जमा नहीं होती। नेक्स्ट, इनके जो स्टेम है, इन स्टेम्स पर जो खाल होती है जिसको इंग्लिश में कहते हैं बार्क, ये खाल मोटी होती है जिसकी वजह से ये पेड़ अपने आप को ठंड से बचाते हैं या ठंड में भी खड़े रह पाते हैं। द थिक बार्क हेल्प्स द ट्री टू विथस्टैंड द कोल्ड। ठंड में भी ये अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। देखिए एक बार, दूर दूर तक आप देख रहे हो कि बहुत बर्फ़ है और दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हो कि पौधों पर, पेड़ पर, ट्रीज़ पर बर्फ़ जमा है। ये देखिए, ये देवदार वृक्ष है, आप देख पा रहे हो इसके शेप कैसे है, कोनिकल है। और इसके जो ब्रांचेस है वो आप देख रहे हो कि ऐसे ऊपर की तरफ, मतलब स्लांटिंग है, स्लोप है। दूसरा जो चित्र है उसमें आप देख पा रहे हो कि बहुत बर्फ़ है और बर्फ़ जो है वो पेड़ पर जमा हो रही है, परंतु उसकी शेप की वजह से वो नीचे गिर गई है। बहुत ज़्यादा बर्फ़ पौधों पर जमा नहीं है, बहुत ही कम बर्फ़ जमा हुई है, बाकी की सारी बर्फ़ नीचे गिर चुकी है। ये देखिए, इसके जो लीव्स होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, क्योंकि अगर इसके लीव्स बाकी के पौधों की तरह मोटे हो या फैले हुए होंगे तो उस पर बर्फ़ जमा हो सकती है। इसलिए देखो इनके लीव्स का भी मॉडिफिकेशन हो गया है, चेंज हो गया है, इनका लीव भी अलग दिख रहा है।
इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अभी अभी हमने देखे थे, दोबारा एक बार हम उसको देखेंगे। Characteristics of plants in snowy regions. These trees are conical in shape due to their sloping branches. Conical shape के होते हैं क्योंकि उनके branches slopy होते हैं. This conical shape prevents the snow from accumulating on the tree in heavy snowfall. Third point है, the thick bark helps the tree to withstand the cold. उसके बाद हम देखेंगे एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड्स। एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स। Diverse type of bushes and grasses are found in grasslands. बहुत सारे वैरायटी के अलग अलग प्रकार के झाड़ियाँ और बहुत अलग अलग प्रकार के घास आपको ग्रासलैंड में मिलेगी। अब घास जो होती है, जो ग्रास होती है, उस ग्रास के जो रूट्स होते हैं वो अक्सर फाइब्रस होते हैं। फाइब्रस रूट्स आपने पढ़ा हुआ है, इसे कहते हैं फाइब्रस रूट्स। क्षितिज, क्षितिज, ये फाइब्रस रूट्स होते हैं। ये फाइब्रस रूट्स प्रिवेंट करते हैं सॉइल को इरोशन से। इरोशन का मतलब है मिट्टी तेज बहाव से उड़ न जाना। फाइब्रस रूट्स ऑफ ग्रास प्रिवेंट सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन मतलब मिट्टी जो होती है अगर वो सूखी हो गई तो सूखी मिट्टी तेज़ बहाव से, तेज़ हवा से उड़ जाती है और वहाँ की जो ज़मीन है वो उपजाऊ नहीं रहती। तो ये जो रूट्स होते हैं वो फाइब्रस रूट्स जो होते हैं वो इस ज़मीन को पकड़ के रखने के लिए, इस मिट्टी को पकड़ के रखने के लिए हेल्प करते हैं। फॉरेस्ट इन द इक्वेटोरियल रीजन्स आर डेंस। जो इक्वेटोरियल रीजन्स होते हैं वहाँ के फॉरेस्ट हमेशा डेंस होते हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि यहाँ के जो फॉरेस्ट है इक्वेटोरियल रीजन के, यहाँ के ट्रीज़ को, यहाँ पे पाए जाने वाले जो पौधे हैं, इन पौधों को दूर दूर तक धूप नहीं मिलती, इसलिए वो बहुत ऊंचे और ऊंचे बढ़ते हैं और इसी वजह से वो जो फॉरेस्ट होता है वो डेंस होता है। इस टाइप के फॉरेस्ट में आपको टाइगर, एलिफेंट और डियर जैसे बड़े बड़े एनिमल्स दिखाई देंगे, क्योंकि उनको छिपना होता है इन बड़े ग्रास में। However, the grass in the cold region, जो कोल्ड रीजन में पाए जाने वाला जो ग्रास होता है वो बहुत ही छोटा होता है, शॉर्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो छोटे एनिमल्स होते हैं, लाइक रैबिट। रैबिट जैसे छोटे छोटे एनिमल्स पाए जाते हैं।
ये देखिए, एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड्स। डेंस ग्रास होती है, बहुत घनी घास होती है और उनमें बहुत बड़े बड़े प्राणी पाए जाते हैं क्योंकि वो उसमें आराम से छिप सके, उनकी हाइट भी तो बड़ी होती है। और दूसरा है शॉर्ट ग्रासलैंड, जहाँ पर आपको छोटे छोटे घास दिखाई देती है और जिसमें प्राणी भी छोटे छोटे ही होते हैं। नेक्स्ट एडेप्टेशन है एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन। ये जो प्लांट्स है फॉरेस्ट रीजन के, वो 4 टाइप्स के होते हैं: ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स और क्लाइंबर्स। ट्रीज बड़े बड़े पेड़, ऊंचे ऊंचे पेड़। शर्ब्स यानी कि छोटे छोटे कम ऊंचाई वाले पौधे जिनको झाड़ियाँ कहा जाता है, जैसे कि नीम है, नींबू, लेमन की जो पौधा होता है उसको झाड़ी कहा जाता है। गुड़हल यानी कि जो आपका हिबिस्कस है, जासवंदी, उसका भी जो पौधा होता है उसे भी झाड़ियाँ कहोगे आप। तो ऐसे जो बहुत छोटे नहीं और बहुत बड़े नहीं, ऐसी जो पेड़ होते हैं उन्हें झाड़ियाँ कहा जाता है। हर्ब्स छोटी छोटी वनस्पतियाँ होती हैं जो आप घरों में गमलों में लगाते हैं, पॉट्स में लगाते हैं, हर्ब्स। और क्लाइंबर्स यानी कि दूसरे किसी भी सपोर्ट को लेके बढ़ने वाला जो प्लांट है उसे क्लाइंबर कहते हैं। जैसे कि मनी प्लांट है, मनी प्लांट एक क्लाइंबर है। इस प्रकार के आपको वैरायटीज यहाँ पर दिखेगी। ये देखिए, आपके बुक में दिया हुआ ये पिक्चर है, आप देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े पेड़ है ये। और इन पेड्स पर अगर आपने ठीक से जूम करके देखा तो यहाँ पे देखिए आपको इसके स्टेम पर कुछ क्लाइंबर्स दिखाई देंगे। ये क्लाइंबर्स स्टेम का सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ रहे हैं। और ये देखिए, जो छोटे आकार के जो पेड़ है जिसे हम श्रब्स कह रहे हैं, ये श्रब्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। एक बार जो टेक्स्ट दिया हुआ है उसे पढ़ते हैं हम लोग। A variety of plants, trees, shrubs and herbs are found in forest. These plants compete amongst themselves for sunlight. मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जो प्लांट्स है ये एक साथ में आपस में कंपटीशन करते हैं क्योंकि इनको सनलाइट चाहिए होता है और इसलिए ये बहुत ऊंचे और बड़े होते हैं, बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इनको सनलाइट चाहिए होता है। और जो फॉरेस्ट रीजन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, इसलिए इनको सनलाइट के लिए कंपटीशन करनी पड़ती है, झगड़ा करना पड़ता है। हैंस ट्रीज ग्रो टॉल टू गेट सनलाइट। इसलिए इनके ट्रीज जो होते हैं वो बहुत लंबे लंबे और ऊंचे ऊंचे बढ़ते हैं सनलाइट के लिए। एंड क्लाइंबर्स एंड वाइन्स ग्रो टू अ ग्रेट हाइट विद द सपोर्ट ऑफ ट्रीज। मैंने आपको दिखा ना यहाँ पर अभी कि किस प्रकार से क्लाइंबर क्या कर रहा है, सपोर्ट लेके ट्रीज का ऊपर चढ़ रहा है। स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स on the stems of these climbers is an example of adaptation. ये जो क्लाइंबर्स होते हैं, इन क्लाइंबर्स पर स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स होते हैं। ये देखिए, इस प्रकार के टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। ये देखिए, एक पौधा है यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे कहते हैं स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स।
ये देखिए, ये है स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स। सी हियर। तो इस टेंड्रिल्स का सपोर्ट करके, इस टेंड्रिल्स को पकड़ के, इस टेंड्रिल्स की हेल्प से ये ट्रीज पर ऊंचाई तक, लंबा ऊंचाई तक चढ़ते हैं और यही इनका एडेप्टेशन है। क्योंकि इनको अगर ये नीचे पड़े रहे तो इनको धूप नहीं मिलेगी। बाकी के तो पेड़ पौधे ऊपर ऊंचाई तक बढ़ जाएंगे, पर ये जो क्लाइंबर्स है, इन क्लाइंबर्स को ऊपर उठना होगा क्योंकि इनको ज़िंदा रहना है। और इसलिए इन्होंने अपने बॉडी में इन टेंड्रिल्स को बनाया है ताकि वो उस टेंड्रिल्स के सपोर्ट से ऊपर ऊंचाई तक स्टेम को पकड़ के चढ़ सके। इसके बाद देखोगे आप, लास्ट आपका एडेप्टेशन है, एडेप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है और वो अपना खाना खुद बनाते हैं। पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, जो पैरासाइटिक होते हैं। ऐसे पैरासाइटिक प्लांट्स का जो एक यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है वो है देवदार, डॉडर यानी कस्कुटा। यहाँ पर देखोगे आप, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये जो कस्कुटा होता है, इन्हें कोई लीव्स नहीं होते, इसलिए ये ग्रीन कलर के नहीं होते और फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और अपना खुद का फूड नहीं बना पाते। तो इनको किसी और पर डिपेंड रहना पड़ता है फूड के लिए। तो ये इन्होंने अपने बॉडी में एक मॉडिफिकेशन किया हुआ है। तो इनकी जो बॉडी में स्टेम्स है वो वायर के जैसे होते हैं, वायरी स्टेम्स होते हैं। और ये स्टेम्स दूसरे होस्ट प्लांट के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके अंदर से सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सक कर लेते हैं। जैसे कि आप स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक को सक करते हो, पी जाते हो, वैसे ही ये क्या करते हैं, दूसरे होस्ट प्लांट में से खाना सक कर लेते हैं। नेक्स्ट है फंगाई। आपको पता है कि अभी बरसात के दिनों में घर में पड़े भाकरी, चपाती और ब्रेड पर 2-3 दिन के बाद एक सफ़ेद रंग की लेयर आ जाती है जिसे फंगस कहते हैं, फफूंदी कहते हैं। ये फफूंदी जो होती है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, डू नॉट हैव क्लोरोफिल, एंड देयरफॉर इट कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इसलिए फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता। तो ये क्या करता है, भाकरी में या ब्रेड पे या किसी भी खाने वाले फ्रूट पे डिपेंड रहता है और उनके पास से अपना फूड छीन लेता है। तीसरा जो एग्जाम्पल है बहुत ही मज़ेदार है। ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, बड़ा होने के लिए न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। जैसे आप अगर कमज़ोर हो गए हो तो आपको डॉक्टर कहता है कि आपको न्यूट्रिशन चाहिए ताकि आप अच्छे से मजबूत हो जाओ, तंदुरुस्त हो जाओ। इसी प्रकार से आपकी ग्रोथ के लिए आपको जैसे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है। प्लांट्स को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसा न्यूट्रिशन चाहिए होता है जिससे कि वो बढ़ सके। पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये डेफिशिएंसी पाई जाती है। डेफिशिएंसी का मतलब है कमतरता, कमी। कुछ प्लांट्स में इस प्रकार की डेफिशिएंसी पाई जाती है, बहुत बड़े प्रमाण में उनमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, ये प्लांट्स
कीड़े खा जाते हैं। अजीब लग रहा है ना सुनने में? हाँ, प्लांट्स कीड़े खा जाते हैं। ये प्लांट्स कीड़े खाते हैं और अपनी डिफिशिएंसी को पूरा करते हैं। कौन से प्लांट्स हैं जो इस प्रकार से कीड़े खा के अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं? उनका एग्जाम्पल है ड्रोसेरा यानी कि सनड्यू प्लांट, वेनस फ्लाईट्रैप और पीचर जैसे प्लांट्स होते हैं जो कि कीड़े खाकर अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं और बड़े होने के लिए का प्रयत्न करते हैं। यानी उनमें जो पाया जाने वाला जो भी उनकी जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स का वो अपने आप ही हल निकाल लेते हैं और अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो इस प्रकार के एडेप्टेशंस अपने में लेकर आते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये प्लांट है, वेनस फ्लाईट्रैप और ड्रोसेरा। आप देख सकते हो कि बहुत ही सुंदर ऐसा प्लांट है ये वेनस फ्लाईट्रैप। इसके नाम में ही लिखा हुआ है फ्लाईट्रैप। ट्रैप का मतलब है पिंजरा। तो ये छोटे कीड़े मकोड़ों का पिंजरा है, जैसे कि आप देख रहे हो। बहुत सुंदर रंग है इसका, खूबसूरत आकार है इसका, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है ये। और आप नीचे वाले पिक्चर में देख सकते हो कि उसके यहाँ पे एक छोटा सा इंसेक्ट बैठा हुआ है। अब ये इस इंसेक्ट को खा जाएगा और जो इसकी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है उसे पूरा करेगा। दूसरा भी एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है ड्रोसेरा सनड्यू प्लांट। आप देख सकते हो बहुत सुंदर प्लांट है। इसकी सुंदरता को देखकर ही इनके पास ये कीड़े मकोड़े आते हैं, आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इसकी बात का एग्जाम्पल है कस्क्यूटा। मैंने आपको बताया येलो कलर के वायरी इसके स्टेम्स होते हैं और ये दूसरे ग्रीन प्लांट्स पर चढ़कर उनके अंदर का जो न्यूट्रिशन है उसको सक करते हैं। इसके बाद है फंगस, फंगाई। ऊपर मशरूम का चित्र है और नीचे ब्रेड पर लगा हुआ फंगस है। ये देखिए इसका ये चित्र है। फंगस इस प्रकार से होते हैं। इसको म्यूकर कहा जाता है, ये म्यूकर है। तो इस प्रकार से हमने अडेप्टेशन इन प्लांट्स देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम अडेप्टेशन इन एनिमल्स देखेंगे। जो अब तक हमने पढ़ा है आप वीडियो के ज़रिए धीरे धीरे सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइए कि आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होगी या आपको जो भी सूचनाएं बतानी है या आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, आपकी जो भी क्वेश्चंस है आपको, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो अब तक हमने पढ़ा है एक एक करके हम इसके स्लाइड्स देख लेते हैं ताकि ये दोबारा एक बार आपका रिवीजन हो जाए। धीरे धीरे स्लाइड्स देखिए, ठीक से पढ़िए। एक्वेटिक रीजन, एडेप्टेशन इन एक्वेटिक रीजन। एग्जाम्पल है लोटस, वाटर लिली। ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं। एडेप्टेशन इन डेजर्ट एरिया। इसका एग्जाम्पल है कैक्टस, नागफनी। ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
एडेप्टेशन इन स्नोई रीजन्स, इसका एग्जाम्पल है देवदार, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। देवदार और पाइन इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हमने देखा था एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट रीजन। 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर seen in this region. Adaptation in grassland, dense grassland and short grassland. Adaptation for ingestion of food plants. Food in plants. इसका एग्जाम्पल था वेनस फ्लाईट्रॉप एंड ड्रोसेरा। एडेप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स, एग्जाम्पल है कस्कुटा, फंगाई, ये फंगाई का स्केच है। अगले वीडियो में हम एडेप्टेशन इन एनिमल्स देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और समझने की और पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए। घर पे रहिए, सेफ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।